अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम MIS में हम पढ़ चुके हैं कि जी के 3 सब्जेक्ट से बना है और 3 सब्जेक्ट्स वो हैं मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन, सिस्टम। मैनेजमेंट भी देख लिया हमने, इंफॉर्मेशन भी देख लिया था, सिस्टम भी देख लिया था। तो हम आज देखेंगे कि MIS को डिज़ाइन करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं हमें। तो उसके लिए आपके पास है पहले नंबर पर डिटर्मिनेशंस ऑफ MIS डिज़ाइन, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क। अगर तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क हैं तो नो, अगर तो आपकी वेरिएशन, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वेरिएशन नहीं आता, तो अगर तब्दीली नहीं है इतनी और इतना तेजी से रैपिड आपकी इंडस्ट्री में नहीं है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम इसको बड़ा सिंपल रखते हैं। उस पर इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है हमें। उस सिस्टम को हम बिल्कुल MIS को बिल्कुल सिंपल हम एक तरह से बनाएंगे। और उसके बाद अगर आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजी अगर एग्रेसिव है, आपने मार्केट को कैप्चर करना है और बहुत तेज़ी से आपने डिसीजंस करने हैं, तो उस सूरत में फिर आपका थोड़ा सारे कंपनी स्ट्रेटेजी की वाइज भी आप देखेंगे कि आपने इस पर MIS पे फिर कॉस्ट आपने लगानी है, एक अच्छा सिस्टम डेवलप करना है। और फिर अगर आपका एग्रेसिव नहीं है, स्टेगनेंट है और सर्वाइवल इज़ मोर इम्पोर्टेंस, अगर आपकी कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जी आपने अपने आप को खुद को सर्वाइव भी रखना है और मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ नहीं जा रहे आप, रिस्क नहीं ले रहे, तो ये फैक्टर भी आपने MIS डिज़ाइन करते हुए देखना है। फिर कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है आपका, लार्ज है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइन है, मल्टी कल्चरल डोमेस्ट कल्चरल है, डोमेस्टिक है। तो ये चीज़ें फैक्टर जो हो गए, ये आपने MIS को डिज़ाइन करते हुए मद्देनज़र रखनी है। फिर इसी तरह मैनेजमेंट और उसकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए। आपका जो मिडल लेवल है वो इन्फॉर्मेशन को बेस करता है, उसको यूज़ करता है। ऑपरेशनल लेवल पे इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल जो है वो डिसीजन मेकिंग करेगी। MIS उनके लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। तो इन बातों को आपने मद्देनज़र रखना है। और फिर आपके पास आ गया अवेलेबल टेक्नोलॉजी। अब ये भी आपने देखना है जी कि पाकिस्तान में या जिस मुल्क में आप MIS को सिस्टम को अपग्रेड करने लगे हैं, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी कौन सी अवेलेबल है। टेक्नोलॉ ये इसलिए भी आपने ज़रूरी देखना है कि टेक्नोलॉजी हम बाहर से तो मंगवा लेते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा उनकी मेंटेनेंस के लिए फिर हमें कॉस्ट पे करनी मुश्किल हो जाती है। जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर है, यानी फैसलाबाद में टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाना तो आसान है, लेकिन फैसलाबाद से बाहर टेक्सटाइल अगर आप लगाते हैं या फैक्ट्री लगाते हैं, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है कि आपको वहाँ पर उसकी अगर टेक्सटाइल का कोई एक पुर्जा भी ख़राब हो जाए, तो फिर आपको मशीनरी क्या मैकेनिक फैसलाबाद से बुलाना पड़ता है, जिसके लिए आपको मशीनरी आपकी 1 से 2 दिन बंद रहती है। इसलिए आप जब आप कंप्यूटर के ऊपर भी टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल्स हैं, उसको भी आपने मद्देनज़र रखना है कि ऐसी आपने टेक्नोलॉजी लेनी है जिसकी मेंटेनेंस भी आपको मिल सके। और फिर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से लेनी है, ये भी आपने सिस्टम डिज़ाइन करते हुए अपने माइंड में रखना है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आनी है वो किन किस तरह के लोगों से आनी है, आपका क्लाइंट कौन सा होगा और आपका इलाका वो जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स जानी है या जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, सर्वे करने हैं, वो कौन सा इलाका एरियाज़ हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने अपना MIS ऐसा डिज़ाइन करना है कि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और फिर ऐसे फैक्टर्स जो फैसिलिटेट करते हैं जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपने MIS को, तो वो भी आपने माइंड में रखने हैं कि इसके लिए आपके पास बजट, क्योंकि जितना MIS कम्प्लेक्स होगा आपका बजट भी उसकी कॉस्ट भी वैसे ही बढ़ती जाएगी। तो फैसिलिटेट आप किसको कर रहे हैं, इसके लिए आप ये देखेंगे जी कि आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है क्या वो इस फेवर में है कि MIS को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट की उसके कंसर्न के बगैर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपकी पर्सोनल और डाटा मैनेजमेंट के आपके पास क्या इतनी स्किल्स के मैनेजर्स हैं जो MIS को ऑपरेट कर सकें। और उसके बाद फिर राइट कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर स्टाफ, आपके पास कंप्यूटर स्टाफ ऐसा स्टाफ ना हो कि जी आप
अब आपकी मैनेजमेंट ऐसी है कि उसमें सब पुराने आपके एम्प्लॉइज़ हैं और आप ये भी नहीं चाहते कि जी उन एम्प्लॉइज़ को बाहर निकाल लें, लेकिन वो एम्प्लॉइज़ कंप्यूटर के साथ आगे चल नहीं सकते, तो ये भी आपको माइंड में रखना है। और फिर ऐसा कि आपने जो मेन चीज़ देखनी है वो बजट वाली बात की थी कि आपके पास जो एमआईएस हो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। ऐसा ना हो कि जी आपकी इतनी कॉस्ट उस पर लग जाए कि जी आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो सारे इसी पे लग जाएं। तो हम पढ़ते क्यों हैं? व्हाई स्टडी इंफॉर्मेशन सिस्टम? बेसिकली हम इसलिए पढ़ते हैं कि ये स्ट्रेटजी हम आपके जो मैनेजर्स हैं वो स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, और जो लफ्ज़ स्ट्रेटजी है वो ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है इन जनरल, इन वार ए स्ट्रेटजी इज ए प्लान टू गेन ऑन एन एडवांटेज ओवर द एनिमी। तो बेसिकली ये स्ट्रेटेजियल जाए स्ट्राइक आपने जो लफ्ज़ सुना है ये वहीं से निकला हुआ है। इसका मतलब भी रही है कि आपने अपने दुश्मनों पर किस तरह एक सबकत लेनी है, एडवांटेज लेना है। तो एमआईएस बेसिकली ये स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है कि आप अपने जो एनिमीज़ हैं, आपके कंपीटिटर्स हैं, इनको आप कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। तो इसी तरह ये जो बिजनेस है, इन्होंने भी स्ट्रेटजी का जो लफ्ज़ है वहीं से लिया है और इसके ज़रिए फिर हमने स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक डेवलप किया है। और जो दूसरा मेन पर्पज़ है कि हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं वो अचीविंग का कम्पिटिटिव एडवांटेज। कम्पिटिटिव एडवांटेज आपके लिए बहुत अहम है, ये पेपर में सवाल आ सकता है। और इसमें ये होगा कि आप कम्पिटिटिव का मतलब ही रही है कि जी आपने जो आपके कंपटीटर्स हैं इससे कैसे एडवांटेज लेना है। इसके एडवांटेज लेने के कुछ तरीक़ेकार लिखे हुए हैं। जैसे आप अपनी ऐसा एक हम ये सिस्टम बनाते हैं कि ऑटोमेशन पे आते हैं और मैनुअल लेबर को आप ख़त्म करते हैं, जिससे आपकी मैनुअल लेबर की कॉस्ट ख़त्म हो जाएगी और आपकी मशीनरी जब काम करेगी तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आप कॉपीराइट, पेटेंट और अपने आइडियाज़ जो होते हैं उसको आप पेटेंट वो करवा लेते हैं, रजिस्टर करा लेते हैं। और रजिस्टर कराने से क्या होता है जैसे कि आपकी प्रोडक्ट के सेम नेम से कोई नया शख्स मार्केट में नहीं आ सकता। जैसे पेप्सी है, कोक है, इनके डिज़ाइन, कॉपीराइट, आइडियाज़ ये सब रजिस्टर्ड होते हैं। और इसी तरह सैमसंग है, सोनी है, तो उनकी डिज़ाइन भी आप सिर्फ जाकर इनकी कंप सिर्फ नाम से ही इनकी प्रोडक्ट्स लेते हैं और कोई दूसरा शख्स कोक, पेप्सी, सैमसंग, सोनी और इस तरह हवावे नाम से वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो एमआईएस का ये भी एक एडवांटेज है कि जी आप नए लोगों को अपना नाम इस्तेमाल करने से रोक लेते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जिस तरह सैमसंग पाकिस्तान में इतना चल पड़ा है तो कि नए आदमी के लिए उस क्वालिटी पे आना मुश्किल होता है। और इसी तरह पेप्सी और कोक है कि आप इसके अलावा पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स पसंद ही नहीं करते लोग, सिर्फ पेप्सी या कोक को ही वो प्रेफर करते हैं कि उन्होंने मार्केट में नए आने वालों का रास्ता रोका हुआ है। और इस लेवल पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है कि नया उस लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाता, और जो नया जो आने वाला है जब इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता तो वो अपनी उस प्रोडक्ट को उस लेवल पर अपने टारगेट जो उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी सब सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता। इसी तरह फिर एस्टेब्लिश हाई स्विचिंग कॉस्ट। तो वही बात है कि जी कि एक्सपेंसेस आप क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में ऐसे लॉन्च करते हैं कि जब आदमी उस प्रोडक्ट को छोड़ के किसी दूसरी जगह प्रोडक्ट को चूज़ करना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर आपने एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है, तो एमएस ऑफिस को छोड़ कर अगर शख्स कोई और ऑपरेटिंग जो अगर कोई सिस्टम इंस्टॉल करता है, अगर इसको ज़्यादा का, तो उसके लिए मुश्किल आ जाएगी कि उसको वो आता ही नहीं है। तो इसी तरह विंडोज़ को छोड़ कर अगर आपने मैकिन्टॉश पे जाना है या किसी और पे दूसरे सिस्टम पे जाना है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि जी कि आप जो पहले आपने लाइसेंस लिया हुआ उसको छोड़ के किसी दूसरे पर जाए। तो फिर इसी तरह क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो
ऊपर था कि जी आपको स्विच करने के लिए एक प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरी प्रोडक्ट पे जाने के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती है। इधर ये है कि इन्होंने क्या किया है कि आपको नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतना आपको उन्होंने फैसिलिटीज़ दे दी हैं, इतना आपको रुस्तू कर दिया उनका कि आपको वो प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट पे जाने के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। जैसे लोटस 123 और एक्सेल है। एक्सेल इतनी एडवांस चली गई है कि लोटस 123 आज से 15-20 साल पहले रही सबसे अहम, सब लोग एक्सेल की तरह ये प्रोग्राम था। और आपका ये इतना एडवांस प्रोग्राम था कि एक्सेल बाद में आई है। लोटस 123 आपका स्प्रेडशीट का काम और जमा नफ़ी जो आपकी बुक कीपिंग सारी लोटस में हुआ करती थी, तो उसको रिप्लेस करके एक्सेल ने जब फीचर्स दिए अपने, तो एक्सेल लोग एक्सेल की तरफ स्विच कर गए और उसके बाद लोटस का राह से कंपनी को वाइंड अप करना पड़ गया। तो बेसिकली आपने सर्विस देनी है और सर्विस के ज़रिए आपको ये सब MIS के ज़रिए ही मुमकिन हुआ कि एक्सेल ने लोटस को बीट किया है। और फिर आपने ये करना होता है कि कंज्यूमर के जहन में डाल देना होता है जी कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी है। जैसे आपकी कोक है, पेप्सी है, इनका एक इमेज बन गया है। और इसी तरह जो आपके ब्रांड है, आपने मारिया बी ब्रांड है, कपड़ों में मेरा गुल अहमद है, तो आप किसी शॉप पर जाएंगे तो आपकी कोशिश होती है कि जी ब्रांड को परचेज करें। तो MIS ही ये आपको परसुएड करता है आपके कंज्यूमर्स को कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और आप इसको परचेज करें। और फिर इसी तरह MIS ही आपको सर्विस देता है कि आप अपने कस्टमर्स को वारंटी देते हैं। जितनी ज़्यादा वारंटी होगी, जितनी मियाद की ज़्यादा होगी और तो लोग उसी को प्रेफर करते हैं। और एस्टेब्लिश अलायंस का मतलब ये है कि आपने मिलकर अलायंस बना लेना है। MIS के ज़रिए आपको अब अंदाज़ा हो गया कि जी कि आपकी इस इलाके में सेल ज़्यादा है और दूसरे इलाके में कम है। तो होता क्या है कि अब मिसाल के तौर पे एक पेप्सी की एग्जांपल ले लेते हैं। मुल्तान में पेप्सी ज़्यादा चलती है, लाहौर में कोक ज़्यादा चलती है। तो रेल कोक और पेप्सी आपस में अलायंस कर लेंगे, ठीक है जी कि आप ऑपरेशनल कॉस्ट हम कम करने के लिए हमें लाहौर में क्योंकि एम्प्लॉय रखे हुए हैं, इधर उन्होंने मुल्तान में रखे हुए एम्प्लॉयज़, और ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी कॉस्ट उनको बिला वजह पड़ रही है, जबकि वहाँ पर इनका किसी इलाके में उस इलाके में उनकी डिमांड नहीं है और दूसरे इलाके में दूसरी कंपनी की डिमांड नहीं है। तो फिर आपस में अलायंस कर लेते हैं कि मिलजुल कर हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जी कि आप उस इलाके में बेचें, हम अपने ऑपरेशंस क्लोज कर देते हैं, और आप इस इलाके में आप अपनी सेल करें तो हम अपने ऑपरेशंस क्लोज कर देते हैं। और इसका ये फ़ायदा होता है जी ऑपरेशंस क्लोज करने का कि कॉस्ट कम हो जाती है। और उसके बाद ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा के एक कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो मल्टी प्रोडक्ट से बनती है, तो वो एनालिसिस कर लेते हैं एक दूसरे के साथ कि जी कि कुछ स्पेयर पार्ट्स वो बेचेंगे, तो उधर से कैसे एक गाड़ी है, गाड़ी का टायर है, अब कंपनी खुद तो टायर नहीं बनाती, लेकिन वो अलायंस कर लेगी दूसरी कंपनी के साथ ताकि उसको वो टायर वहाँ से सस्ते और मिल जाएंगे। और बेसिक पर्पज़ रही है कि कॉस्ट कम से कम आए, और कॉस्ट जब कम से कम आएगी तो उस प्राइस पर जब वो मार्केट में वो स्टॉक जाएगा तो वो इतना सस्ता होगा कि जी उसके मुकाबले में जो दूसरे होंगे वो नुकसान में चले जाएंगे। और जो कंज्यूमर होता है उसकी मैक्सिमम उसका भी एक माइंड होता है कि जी सबसे अच्छी प्रोडक्ट जो लेनी है सबसे सस्ते रेट पे लेनी है। तो इस तरह आप वो कंज्यूमर का भी जो माइंड है उसको आप विन कर लेते हैं। और फिर लॉक इन इस तरह आप अपने लॉक कर लेते हैं अपने सप्लायर्स को और बायर्स को कि आपके पास एक सप्लाई चैन बन जाती है। आपने जिन लोगों से सामान खरीदना है आप उनके साथ एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, और इसी तरह जिन लोगों को आपने माल बेचना है उनके साथ भी आपके एग्रीमेंट्स होते हैं। और इस तरह से फ़ायदा होता है कि जी कि आप एक दूसरे को एग्रीमेंट्स करने के बाद मेरे ईज़िली एक अपनी गुड्स वगैरह वो बेच सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे भी है कि अब कंपनीज़ के आपस में एग्रीमेंट्स होते हैं सब, और कंपनीज़ के एग्रीमेंट होने के बाद क्या होता है कि जी कि आपका जो ATM मशीन है, अगर आप देखें आज से 10 साल पहले सिर्फ MCB का सामान MCB से बिकता था, और MCB का कार्ड MCB में चलता था, और इसी तरह रूबीएल का कार्ड रूबीएल में चलता था। लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने वन लिंक की सहूलत दी है, और उसके बाद रे सब MIS की बदौलत उन्होंने ये डिसाइड किया कि जी कि इसका ये फ़ायदा होगा जी कि जिसके पास रकम निकलवानी है उसने वो आसानी से जाएगा और अपनी रकम निकलवा लेगा। और रकम निकलवाने के बाद
ऐसा नहीं है कि जी कि एमसीबी ब्रांच में जाए, अगर उसके घर के पास, ऑफिस के पास, या जिस शॉप के पास वो खड़ा, जिसने वहाँ परचेज शॉपिंग करनी है, अगर वहाँ पर उसको वो फैसिलिटी मिल रही है, रूबीएल के कार्ड, अगर रूबीएल की भी एटीएम लगी हुई है तो वहाँ से भी पैसे निकलवा लेगा। तो ये बेसिकली कंपेटिटिव एडवांटेज है, ये बहुत अहम है, ये पेपर में लाजमी आएगा। इसको आपने देख लेना है कि आपने किस तरह आपके जो कंपिटिटर्स है उससे कैसे बेनिफिट लेना है। फिर इसके बाद आ जाता है फंडामेंटल्स ऑफ एमआईएस कि एमआईएस, ये हमारा लेक्चर 2 है। और इस लेक्चर 2 में क्या करना है हमने, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमने देखना है कि ये क्यों होते हैं, किस लिए बनते हैं। बेसिकली एमआईएस जो है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है, is an academic or professional discipline bridging the business field and the well-defined computer science field that is evolving toward the new scientific area of study। ये आपके बिजनेस को और कंप्यूटर साइंस की फील्ड को मर्ज कर रहा है, इसमें ब्रिज है एक, और ताकि हम नए से नए साइंटिफिक एरिया ऑफ स्टडीज़ को इसमें लाकर जो एक अपने बिजनेस को बूस्ट कर सके। टिपिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम और द मोस्ट कॉमन लेगेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड पीपल। इसमें पीपल, प्रोसीजर, डाटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इसके ज़रिए बनता है। और उसके बाद जो डाटा होगा उसका आप उसके ज़रिए एनालाइज करेंगे इंफॉर्मेशन को। और स्पेसिफिकली कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कम्प्लीमेंट्री नेटवर्क्स ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दैट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज टू कलेक्ट, फिल्टर, प्रोसेस और क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट डाटा। और इसके लिए जो डाटा को आप डिजिटल इंफॉर्मेशन को आप इकट्ठा करेंगे, इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो, जिसके ज़रिए आप कलेक्ट, फिल्टर, प्रोसेस और क्रिएट और इस डाटे को फिर मुतल्लिका लोगों तक पहुंचा सकें। हमारी इसकी डेफिनेशन हमने देख ली थी, ये दूसरी डेफिनेशन है, इसको आप इग्नोर कर दें। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस भी हमने देख लिया है कि इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस वही है कि जी हमने कंपेटिटिव अब ऐसी तमाम डिसीजन मेकिंग के ज़रिए और इंफॉर्मेशन के ज़रिए सबसे पहले आप डाटा इकट्ठा करेंगे, फिर उसको डाटे को आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्जन करेंगे। उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए आपका जो मैनेजर है वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस मुकम्मल करेगा। डिसीजन मेकिंग करने के बाद जितना वो अच्छी डिसीजन मेकिंग करेगा उतना वो अपने कंपटीटर से एडवांटेज लेगा। हिस्ट्री क्या थी? हिस्ट्री है इसकी एमआईएस की रही है कि सबसे पहले मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर्स का दौर आया था। आईबीएम ने कंप्यूटर बनाया था एक मेन फ्रेम, और वो कमरे लाइक पूरे घर के बराबर उसकी मशीनरी थी। और उसके उसके बाद फिर सेकंड एरा आया। सेकंड एरा में क्या हुआ कि पर्सनल कंप्यूटर्स आपके 1965 में वैक्यूल की जगह मैक्रो प्रोसेसर चिप आ गई। और उस चिप के बाद ये 1970 के बाद तक ये मुख्तसर होता गया। और इसके ज़रिए जो ऑर्गेनाइजेशंस थी अपनी कैलकुलेशंस को इस करके और इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करके डिसीजंस करते थे। फर्स्ट एरा में क्या था कि इसमें बाकायदा, क्योंकि कमरे के बराबर होता था घर के, मसलन कई महलों में ये कंप्यूटर बनता था, बहुत बड़ी जगह पे था। अगर आपको याद होगा, कोई तस्वीर देखी हो आपने, तो ये काफ़ी बड़े एरिया में ये कंप्यूटर था। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस को अपना कंप्यूटिंग सेंटर इन हाउस बनाना पड़ता था। लेकिन इधर क्या हुआ कि इनको कंप्यूटिंग सेंटर के खर्चे वगैरह से बचत हो गई और ये छोटे कंप्यूटर में आ गए। और इस आम जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, और इस डेस्कटॉप कंप्यूटर के ज़रिए माइक्रो प्रोसेसर की मदद से आपके पास जगह कम ली इसने, कॉस्ट भी कम हो गई, और आपको इसने डाटा इकट्ठा करने के लिए फैसिलिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से शुरू कर दिया। फिर हमारे पास आया थर्ड एरा। थर्ड एरा में टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अच्छी हो गई। हार्डवेयर, हम हार्डवेयर बेस्ड थे, अब हार्डवेयर की जगह हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गए जिसने हार्डवेयर को रिप्लेस किया। और इस तरह हमारी कॉस्ट वन टाइम हो गई। वन टाइम मीन्स के हार्डवेयर के लिए आपको जब भी कोई काम करवाना होता है हार्डवेयर आपको फिक्स करना पड़ता है। लेकिन जब वही काम हम हार्डवेयर के बजाय सॉफ्टवेयर से लेते हैं तो सॉफ्टवेयर एक दफ़ा बनता है और उसके बाद फिर सब कंप्यूटरों को वो में इंस्टॉल होकर सेल होकर इंस्टॉल होता है। और इस तरह उसकी कॉस्ट है वो वन टाइम है। सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर आपकी मशीनरी को उतनी ही बार बनाना पड़ता है और उतने ही कम फिजिकल कंपोनेंट्स उसमें इस्तेमाल होते हैं।
तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि जी आपका सॉफ्टवेयर बेस हो गया, और उसके बाद सॉफ्टवेयर बेस होने के बाद एक कंसेप्ट आ गया क्लाइंट सर्वर का। आपने अगर नेटवर्किंग में पढ़ा होगा कि जी कि फिजिकल देखा होगा हो, तो पुराने आज से 15-20 साल पहले क्या होता था कि एक हमने क्या करना है कि सर्वर बना देना जिसके ज़रिए बाकी कंप्यूटर्स को हम उसके साथ कनेक्ट कर देते थे। और उस वक्त हार्ड डिस्क बड़ी महंगी हुआ करती थी, और इस तरह हमने क्या किया कि बजाय कि तमाम डाटा हर तमाम कंप्यूटर में एक एक हार्ड डिस्क लगा दें बड़े साइज़ की, हमने एक एक ही हार्ड डिस्क लेकर सर्वर पर लगा दी और डाटे को उस सर्वर के साथ कनेक्ट कर बाकी जो आपके कंप्यूटर्स होते थे उस सर्वर के साथ कनेक्ट कर देते थे, जिसका ये फ़ायदा भी होता था कि जी कि इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे होती थी। और एक जगह पे होने का ये फ़ायदा होता था कि अगर 10 जगह पे कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हैं तो वो अपनी इनवॉइस का सिर्फ उतना पोर्शन फीड करते थे जितना उसने फीड करना है, जितना उसके रेलिवेंट है। उसको 10 जगहों पर अलग-अलग फीडिंग नहीं हुआ करती थी। अगर एक वाउचर एक पहले मसलन 10 जगह पे आपका एक वाउचर जा रहा है, एक पेपर जा रहा है, तो होता पहले क्या था कि जी हर जगह पर डुप्लीकेशन होती थी। लेकिन सर्वर बनने के बाद क्या हुआ कि जिस आदमी ने जितना अपना डाटा सेव करना वो करता था, वो सर्वर पे जाके स्टोर होता था डाटाबेस में, और इस तरह वो एक इनवॉइस अगर 10 जगह पे सेव होनी थी तो 10 जगह पे मुतलका आदमी सिर्फ अपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करता था और वो एक डॉक्यूमेंट सर्वर पे जाकर स्टोर हो जाता था। अगर इससे पहले 10 के 10 आदमियों को वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अपने पास सेव करनी पड़ती थी। हर डिपार्टमेंट के पास वो पूरी इंफॉर्मेशन इसलिए होना ज़रूरी होती थी कि सर्वर था नहीं, तो उस आदमी जब वो इन्फॉर्मेशन वो अपने पास सेव करेंगे, नेक्स्ट टाइम चाहिए होगी तो वो उठा सकेंगे, नहीं तो उनको वहाँ से मंगवानी पड़ती उनके अपने जो उनका रिकॉर्ड रूम है। तो इसलिए जब सर्वर आए तो इस तरह ये कॉस्ट भी हमारी जो स्टोरेज कॉस्ट थी वो भी कम हो गई। फिर हमारा फोर्थ एरा आ गया। इस फोर्थ एरा में हाई स्पीड नेटवर्क्स आ गए, और इस तरह आपको हाई स्पीड नेटवर्क से ये हुआ कि आपका इंटरनेट का ऐसा 3G 4G आ गया आपके पास, और आपको ये लिमिटेशन भी ख़त्म हो गई कि आपका जो नेटवर्क सर्वर बनेगा वो एक ही जगह पर बनेगा, एक ही इलाके में होगा, बल्कि हाई स्पीड नेटवर्क से आप 3G और 4G के ज़रिए आप मुख्तलिफ इलाकों में भी आपने सर्विस बना लिए, और अपने सर्विस और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करनी शुरू कर दी, जिसको हमने इंटरप्राइज एरा का नाम दिया है। और फिर फिफ्थ एरा क्लाउड कंप्यूटिंग है, इससे भी एडवांस आ गया है आपके पास वाईफाई नेटवर्क्स आ गए हैं, आपके पास मोबाइल लैपटॉप्स टैबलेट्स इन स्मार्टफोन्स के ज़रिए आपने MIS को रिमोटली एक्सेस करना शुरू कर दिया है। और क्लाउड का मतलब ये होता है कि आपका एक सर्वर है जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास सर्वर वो आपके पास भी नहीं है, सर्वर दुनिया की किसी भी जगह पे होगा, और उसको आप रिमोटली वाईफाई इंटरनेट 3G 4G के ज़रिए अपने PC स्मार्टफोन लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि आपको अब विंडोज़, क्योंकि हमारे यहाँ तो पायरेटेड विंडोज़ का एक कंसेप्ट है, लेकिन दुनिया में पायरेटेड का लफ्ज़ एक समझ लें जुर्म है, और वहाँ पर आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अब होता क्या है कि जी कि एक आदमी अपने ऑफिस में जाता है तो ऑफिस की विंडोज़ अलग रखेगा, उसके सॉफ्टवेयर को अलग परचेज़ करेगा, उसके बाद अगर वो घर आता है तो उस घर आकर भी उसको अलग परचेज़ करने पड़ते हैं। इसका सॉल्यूशन ये निकला है कि उन्होंने कि क्लाउड पे आपके सॉफ्टवेयर रख दिए हैं। अब मैं अगर क्लाउड पे वो परचेज़ कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, अगर मैंने वहीं परचेज़ करके रख दिए हैं क्लाउड पे, क्लाउड मीन्स कि किसी दुनिया में किसी जगह सर्वर मौजूद है, अगर मैंने वहाँ वो सब इन्फॉर्मेशन रख दी है, तो मैं यहीं से बैठ कर किसी भी जगह पे जाऊँगा और अपना लॉगिन जब इस्तेमाल करूँगा तो मुझे वो सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप पे, मेरे मोबाइल पे और मेरे कंप्यूटर पे ऑफिस के वो अवेलेबल होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपने वन ड्राइव देखी होगी, गूगल ड्राइव भी है, वन ड्राइव भी है, कि आप गूगल के अंदर आप जगह आपको मिल जाती है 15 GB की, और उस 15 GB में आप अपनी इंफॉर्मेशन को रखते हैं और उसको उस तरह किसी भी जगह से चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अब टाइप्स कौन सी है हमारे पास, टाइप्स देखेंगे तो हमारे पास एक पिक्चर बनी हुई है। इस पिक्चर में फंक्शनल एरियाज है हमारे पास। इसमें पहला है सेल्स एंड मार्केटिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग,
फिर हमारे पास फिनांस, ये हमारे पास एक फंक्शंस हैं, एरियाज हैं, ये सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स में इन सब के ऊपर क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ऑपरेशनल मैनेजर जो होंगे। अब ऑपरेशनल मैनेजर को क्या चाहिए इन्फॉर्मेशन, उसको चाहिए ऑपरेशनल लेवल की इन्फॉर्मेशन के जी, उसको रिकॉर्ड चाहिए जो वो टाइप करे। फिर उसके बाद नॉलेज एंड डाटा वर्कर्स आते हैं आपके, उन नॉलेज वर्कर्स को नॉलेज लेवल पे इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर उसके बाद हमारे मैनेजर्स आते हैं मिडिल लेवल के, उनको मैनेजमेंट लेवल की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब आप देखें कि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन कन्फाइन होती जा रही है, फिल्टर होती जा रही है, वैसे वैसे वो कम होती जा रही है। और जो आपका सीनियर मैनेजर है, उसको स्ट्रेटेजिक लेवल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसने डिसीजन करना है कि जी हाँ, हमारा स्टाइल क्या होना चाहिए, क्या हमने अपने सर्वाइव करना है, पॉलिसी जो होगी सर्वाइव की होगी, या हमने अग्रेसिव चलना है। मार्केट में अग्रेसिव चलना है तो डिसीजन भी वैसे अग्रेसिव भी लेके चलेंगे। और अगर उन्होंने क्या, अगर अगर सिर्फ उन्होंने सिंपल सर्वाइव वाली पॉलिसी रखनी है तो फिर उनको सर्वाइवल के लिए सिंपल अपनी पॉलिसी से लेकर चलना है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि फंक्शनल एरिया में आपको ऑपरेशनल लेवल पर, अब ऑपरेशनल लेवल पे आपने देख लिया कि इंफॉर्मेशन जो डाटा का काम है ये ज़्यादा है, इस डाटा को हम ऊपर लेके जाएंगे काम हो जाएगा, फिल्टर हो गया। फिर उसके बाद ये फिल्टर हो गया, इन्फॉर्मेशन मजीद ऊपर जाएगी मैनेजमेंट लेवल पे, तो ये मजीद काम हो जाएगी। उनको तमाम इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती। इनके पास मिसाल के तौर पर अगर एक ऑपरेशनल लेवल पर ऑपरेशन मैनेजर जो आपके हैं, इन्होंने 1 लाख इनवॉइसों को कंप्यूटर में पंच किया है, इंटर कर दिया है, तो अब उसके बाद जो नॉलेज लेवल होगा ये देखेगा जी कि ये जो 1 लाख जो इनवॉइसें हैं इनकी सेल कितनी हुई है। अब इसमें सिर्फ जमा होकर रकम ऊपर जा रही है, 1 लाख इनवॉइसों की जो सेल्स है वो ऊपर टोटल ऊपर नॉलेज लेवल पे जा रहा है। अब मैनेजमेंट लेवल है, इसमें वो एग्जांपल ऐसे ले लें कि जो टोटल हो गया, जो इस बंदे को चाहिए थी नॉलेज कि जी 1 लाख हमारी आज की सेल कितनी हुई है, इसको इससे भी काम चाहिए इन्फॉर्मेशन मिडल मैनेजर को। इसको ये चाहिए कि हमारी जो सेल है वो किस एरिया में कितनी हो रही है। और उसके बाद जो सीनियर मैनेजर है उसको ये चाहिए कि जी ट्रेंड किया जा रहा है, हमारी पिछले महीने की सेल थी, इस महीने की सेल से कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है। कम हो गई है तो क्यों हो गई है, ज़्यादा हो गई है तो उसमें उनकी कौन सी पॉलिसी है जिसने उनको सेल को बढ़ा दिया है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसने उन्हें सेल बढ़ा दी है। तो इस तरह ये है कि आप देखेंगे ऑपरेशनल लेवल पे अगर 1,000 एंट्रियाँ थी तो उसके ऊपर कम होते होते वो इंक्रीज कम होती गई, इंफॉर्मेशन मजीद कम होती गई। अब ये आ गया आपका एग्जेक्टिव सपोर्ट एमआईएस की ना सिस्टम की। अब कुछ उन्होंने टाइप्स बताई हैं कि कौन कौन से सिस्टम्स हो सकते हैं जो आपने डिजाइन करने हैं एमआईएस के अंदर। बेसिकली एमआईएस पढ़ाने का मकसद भी रही है कि जी ये सिस्टम जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको कहा जाएगा जी कि एमआईएस सिस्टम डिजाइन करें। तो उस डिजाइन करते वक्त आपने कौन कौन से सिस्टम डिजाइन करने हैं वो रहे हैं, उसके ऊपर जो सिस्टम बन सकते हैं वो पहला तो होगा एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम, कि आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है इसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कौन सी चाहिए, इसको मद्देनजर रख के आपने वो सिस्टम बनाना है। और इसमें जो मेन चीज़ है वो व्हाट इफ के आपने डिसीजन मेकिंग करनी है कि ये काम करना है या नहीं करना, इसके ऊपर आपने लेकर इसको चलना है। उसके बाद आपका है एमआईएस, ये मैनेजर्स के लिए आप बनाएंगे, जैसे मैनेजर्स को कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एमआईएस यूजुअली टेक डाटा फ्रॉम द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है खुद एक सिस्टम है, और इससे वो आपने इन्फॉर्मेशन लेकर मैनेजर्स को उसका जो समझ लें कि बिल्कुल ही निचोड़ है वो आपने देना है। और फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कुछ ऐसे कि डिसीजन मेकिंग करने के लिए आप टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके पास एक्सेल है या डाटा बेसिस हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर हैं। यदि आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि इनमें आपको वो डिसीजन करने में सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करे कि जी ये काम करना है या नहीं करना। इस वक्त आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट किस तरफ जा रही है और आप कौन सा बिजनेस शुरू कर रहे हैं या अपने बिजनेस में किस तरह चेंज लाएं ताकि वो काम आपका बेहतरीन तरीके से चल सके। और फिर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है,
कुछ जगहों पे आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है, जैसे लायर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, तो उनके लिए नॉलेज बेस्ड सिस्टम होते हैं, ताकि वो एक लायर है तो वो, और अकाउंटेंट है तो वो अपने प्रॉब्लम को वहाँ पे डिफाइन करे और उसको वहाँ से सलूशन मिल जाए कि इस सूरत में आप इस प्रॉब्लम में आपके लिए बेहतर जो तरीक़ेकार होगा वो रे होना चाहिए। और फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सबसे पहले ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग अकाउंट एज ए बीइंग अकाउंटेंट, ये आपके लिए बड़ा अहम है। और ये ऐसा प्रोसेस होता है इसमें आपने बुक कीपिंग जिसको आप बोलते हैं, जिसको आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा है, जर्नल लेजर, वोचर और ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। तो बेसिकली ये आपने प्रोसेस बनाना होता है जिसमें आपने बिलिंग भी रिकॉर्ड करनी है, इनवॉइस रिकॉर्ड करनी है, सेल रिकॉर्ड करनी है, परचेज रिकॉर्ड करनी है, प्रोडक्शन रिकॉर्ड करनी है, और स्टॉक को आपने रिकॉर्ड करना है। तो ये सब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के जरिए होगा। फिर उसके बाद आ जाता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम भी ऐसे है कि ये भी एक सिस्टम है जिसके ज़रिए आप एम एस ऑफिस के ज़रिए, मतलब इसमें एम एस ऑफिस एक्सपी जो है, और एम एस आप वर्ड है, एक्सेल है, और ये जो चीज़ें हैं, पावर पॉइंट है, एम एस 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 है, तो इनके ज़रिए आप अपनी जो कंप्यूटर की ज़रूरियात हैं वो पूरी करते हैं, अपना डाटा इकट्ठा करते हैं, टाइप करते हैं। एक्सेल के ज़रिए आप स्प्रेडशीट है उसके ज़रिए आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये भी एक पूरा नेटवर्क बना दिया उन्होंने सिस्टम। तो एम एस ऑफिस ने एक ही आपको फुल फ्लैश सिस्टम दे दिया है, बजाय कि वो अलग-अलग अपने प्रोडक्ट्स को बेचे। उसने भी एक सिस्टम बना के आपको दे दिया कि जी कि पूरा पैकेज है एम एस ऑफिस का, इसमें उनके 10 से 12 प्रोडक्ट्स हैं और उसकी आपको प्राइस भी कम देनी पड़ेगी, बजाय कि आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को खरीदें। तो उसको भी उन्होंने वाइड रेंज को जो थी उनके पास, एक देखें ये वाइड वाइड रेंज लिखा हुआ है, इस वाइड रेंज को उन्होंने एक ही सूद के अंदर, एक ही प्रोडक्ट के अंदर एक सारे लॉन्च कर दी है और उस पर डिस्काउंट दे दिया है, ताकि जिसने नहीं भी अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो वो उसको इंडिविजुअली, जब वो इस लालच में खरीद लेता है कि जी इंडिविजुअली जब मैं खरीदूंगा तो मुझे कॉस्टली पड़ेगा, तो इसको भी उन्होंने एक MIS की एक तकनीक इस्तेमाल की है और उसको ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का नाम देकर मार्केट में लॉन्च किया है। तो आ- आपके जो जो सिस्टम्स हैं वो मज़ीद भी हैं, एक जो अहम थे उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, तो वो आपने देख ली हैं। और आखिर में हम देख लेते हैं, फिर मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम आगे से पढ़ेंगे कि कम एक MIS में आपको कंपोनेंट्स क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको हार्डवेयर चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास इस वक्त डाटा रिकॉल करने के लिए अगर कोई चीज़ है तो वो आपका हार्डवेयर है। फिर सॉफ्टवेयर है कि क्या ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके डाटा को मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, आपकी इनवॉइसेस को। खाली ऐसा नहीं कि आप हार्डवेयर ले लें और हार्डवेयर आपका जिसमें अगर विंडोज़ नहीं होगी, ऑफिस नहीं हो, MS ऑफिस नहीं होगा, MS वर्ड नहीं होगा, एक्सेल नहीं होगा, तो उस हार्डवेयर का भी फ़ायदा नहीं है। तो ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं, ये चारों के चार में से चार कंपोनेंट्स हैं, और ये चारों के चारों अगर होंगे तो आप आगे चलेंगे। और उसमें जो मेजर है वो रहा है कि हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी अगर आपके पास आ गया, और ये दोनों इसलिए ज़रूरी हैं कि आप अपने बेसिकली MIS के ज़रिए हमने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेनी है। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि हमारा जो जितना भी मार्केट में इस वक्त डाटा जो हमारे रेलिवेंट है वो हमारे पास आना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी के जरिए आ रहा है, चाहे वो हमारा कस्टमर का आ रहा है, चाहे वो हमारे कंपटीटर्स का आ रहा है। किस तरह का भी डाटा है हमारे पास वो आएगा तो हम एक अच्छा डिसीजन कर सकेंगे। और ये सब बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर आपके पास प्रोसीजर्स हैं कि आपके पास रूल्स क्या हैं, शर्त्स क्या हैं, गाइडलाइंस आपकी क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन की, कि आपने उनको उसके ज़रिए एक इस्टेब्लिश करना है सिस्टम के, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है। और आखिर में आपके पास स्टाफ का ज़रूरी है कि आपके पास पर्सनल जो स्टाफ है वो एक्सपर्ट्स, कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स हों, मैनेजर्स हों। फिर ऐसा नहीं है कि आपने इंफॉर्मेशन तो इकट्ठी कर ली है लेकिन उसको समझने वाला वहाँ कोई नहीं है। आपने ट्रेंड स्टाफ, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर आ गया है, आपके पास ट्रेंडिंग का सॉफ्टवेयर आ गया है,
कि जी आपकी पिछले 5 सालों की 10 सालों की वो हिस्ट्री बना के दे देगा जी कि आपके किस एरिया में कितनी सेल हुई है और किस एरिया कौन सा वीक है, कौन स्ट्रेंथ में जा रहा है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, किस डिपार्टमेंट की सेल ज़्यादा है, किस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ज़्यादा है, किस डिपार्टमेंट में कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही है। इन्फॉर्मेशन तो आपके पास आने लग गई है, लेकिन उसको समझने के लिए भी तो आपको बंदे चाहिए। तो वो बेसिकली एनालिस्ट आपके पास होना। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो ऐसा पर्सोनल आपने लेना है जो इन इंफॉर्मेशन को प्रॉपर एफिशिएंटली और एफिटेबली यूज भी कर सके। ऐसा ना हो कि सारी इन्फॉर्मेशन आती जाए और जाया होती जाए। नेक्स्ट टाइम फिर हम आगे से पढ़ेंगे। आज के लिए मैं क्लोज करता हूँ, फिर 4:15 के करीब हम इकट्ठे होते हैं, आप इसको सुन लें। मीनवाइल फिर अल्लाह हाफिज़।